आज के इस लेक्चर में कैलकुलस स्टार्ट करेंगे हम। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। ये अपने आप में हमारे लिए सबसे नया टॉपिक होगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। फिजिक्स के डेरिवेशंस में क्वेश्चंस लगाने में बार बार इसका काम आता रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम इसे बहुत ज़्यादा फिजिकली समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये एक मैथमेटिकल टूल है जो आपको यूज़ करते धीरे धीरे आ जाएगा। सो कैलकुलस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए कि यदि हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, या हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है। बाकी फिजिकल मीनिंग आपको फिजिक्स पढ़ते समय क्लियर होती रहेंगी, कहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे रिजल्ट्स होते हैं। हम यहाँ पर किसी भी रिजल्ट के डेरिवेशन नहीं करेंगे। किसी भी रिजल्ट के डेरिवेशन अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि उसके पहले हमें दो बातें पढ़नी पड़ेगी। एक फंक्शन क्या होता है और दूसरा हमें फंक्शन की लिमिट कैसे लेनी होती है। जब तक हम इन बेसिक फंडामेंटल बातों को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम इनके डेरिवेशंस नहीं पढ़ सकते हैं और हमें कभी भी इनके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हम आज के लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम रेट ऑफ चेंज स्टडी करते हैं। यदि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बदल रही है, जैसे मान लेते हैं आप दौड़ रहे हैं तो आपकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। तो हम इसको आगे जो है इस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिफरेंशियल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो है ऑपरेटर। ऑपरेटर और मैथमेटिकल सिंबल आप बोल सकते हैं इसको, मैथमेटिकल सिंबल है ना। सो आप क्या ऑपरेटर पढ़ रहे हैं हम लोग, डी बाई, मान लो मैंने लिखा डी एक्स। सो इट इज़ ऑपरेटर। इसका क्या मतलब होगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सिर्फ एक ऑपरेटर है ना। इस ऑपरेटर का मतलब आप समझिए क्या है, डी बाई डी एक्स है ना। डी बाई डी एक्स को हम ऐसे काट करके इज नॉट इक्वल टू 1/x ये नहीं लिख सकते हैं आप। सो डी बाई डी एक्स एक कंप्लीट क्या है, ऑपरेटर है। और डी बाई डी एक्स ऑपरेटर क्या मतलब होगा, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सपोज आई राइट डी बाई डी टी। तो इस डी बाई डी टी का क्या मतलब होगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर यह हो जाएगा। या मैं इसको ऐसा लिखूँ डी एक्स बाई डी टी। सो आप क्या लिखेंगे, इसका क्या मतलब होगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। जो नीचे रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी बी बाई डी टी। तो आप डी बी बाई डी टी लिखूँगा तो आप क्या बोलेंगे यहाँ, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऊपर क्या लिखा है वी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वी किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू टी। सो यदि हमें एक क्वांटिटी बदल रही है, तो यदि कोई क्वांटिटी बदलेगी तो किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में तो बदलेगी। सो हम उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज के लिए सिंबल लिखेंगे डी बाई टी। जिसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे वो सिंबल लगाएंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे। वाई के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डी बाई डी वाई लिखेंगे। जेड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डी बाई डी जेड लिखेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डी बाई डी टी लिखेंगे। रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डी बाई डी आर लिखेंगे। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डी बाई डी वी लिखेंगे। पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे। सो हमें जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके लिए पूरा सिंबल लिखेंगे। एंड डी बाई डी एक्स में ऐसा नहीं होगा कि हम डी से डी को काट करके 1/x लिख दें। सो दैट इज़ ए मैथमेटिकल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का, इस कलेक्शन का मतलब ये होगा कि हम एक क्वांटिटी को किसी दूसरे के क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उसका चेंज निकालना चाहते हैं। सो डिफरेंशियल कैलकुलस का क्या एप्लीकेशन है ये हम आगे देखेंगे, बट हाँ हम इसमें एक क्वांटिटी का रेट दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। अब इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले पढ़ेंगे।
और ये अपने को वैसे ही याद होना चाहिए जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। इन सब पर क्वेश्चन करेंगे और इन पर हम कई सारे प्रैक्टिस सेशन लेंगे, जिसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये अपने को बहुत यूजुअल बात लगने लगे। सो इम्पॉर्टेंट फार्मूले। सो नंबरिंग 1 2 कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। सो फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। सो मान लो मैंने लिखा d/dx और यहाँ कोई कांस्टेंट सी लिख दिया, तो क्या कांस्टेंट बदलेगा? क्या कांस्टेंट का मतलब होता है जो ना बदले, जैसे 5, 3, पाई, एक्सपोनेंशियल का e, है ना। तो ऐसी कोई वैल्यू जो नहीं बदली वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट, और हम ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चूंकि कांस्टेंट नहीं बदल रहा है तो आप यहाँ नीचे कुछ भी लिख दीजिए, d/dt लिख दीजिए, d/dy लिख दीजिए, d/dz लिख दीजिए, व्हाट एवर यू लाइक, आप वहाँ कुछ भी लिख दीजिए। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट बदलेगा नहीं। तो दिस c इज़ आवर कांस्टेंट। तो यदि हमारे पास हमारा कोई फंक्शन लें या हम कोई ऐसी चीज़ लें जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है और फिर हम उसका रेट ऑफ चेंज निकालें, तो चूँकि कांस्टेंट चेंज नहीं होगा इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो यदि पूरा का पूरा फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। तो पहले आपको ये ध्यान रखना होगा। मैं अभी इन सब पर एग्जांपल करा दूंगा, है ना। और दूसरा है d/dx x टू द पावर n। सो ये फार्मूला होगा n x टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पर n कोई नंबर है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सो इट्स अ नंबर, रेशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर हो सकता है। सो n इज ए नंबर। जैसे x टू द पावर 3, x टू द पावर 4, x टू द पावर k, x टू द पावर c, कोई भी वहाँ एक नंबर आ जाएगा। सो d/dx x टू द पावर n, हम लोग x टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इतना हो जाएगा। सो ये तो इसमें आ गया। बाकी अभी मैं आपको मेन बातें सिखाऊंगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैल्यू आएगी। सो d/dx साइन x मान लेता हूँ, मैं x वेरिएबल ले रहा हूँ, तो साइन का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos x लिख देंगे। और इधर की तरफ लिखेंगे d/dx cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x लिख देंगे। फिर 5 d/dx tan x लिखूँगा। सो tan x की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? सेक स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगी। सो d/dx tan x आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर ये लिखेंगे d/dx cot x को डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस। अभी इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी आप जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको इन 4 फार्मूले के अलावा कोई काम ही नहीं पढ़ने वाला है। सो d/dx cot x इक्वल टू माइनस का स्क्वायर x, बट हम पढ़ना पूरा एक साथ ही चाहते हैं। सो d/dx सेक x ले लेंगे, मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे आपको। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सेक x इंटू tan x, एंड d/dx यह किसकी इक्वल हो जाएगा? cosec x की इक्वल हो जाएगा। तो माइनस cosec x इंटू cot x, इतना आ गया। सो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। एक इन सब में फार्मूला, इन सब पर मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ये सब क्लियर हो जाएंगे। दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ इक्वेशन। तो d/dx e टू द पावर x, सो इट इज़ e टू द पावर x। और फार्मूला नंबर 10 लिख लेता हूँ, d/dx ln x क्या है? log बेस e। ये मैं आपको आगे सब क्लियर कर दूंगा, है ना। सो अपने को अभी इस पर कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो ये आपको 10 रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए, है ना। फिर से देख लेते हैं। हम इस पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जिसको डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन कब करते हैं? जब कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बदलती है। जिसके रिस्पेक्ट बदलेगी उसे न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो जिसके रिस्पेक्ट में बदलेगी उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में। जैसे मान लेते हैं टी के रिस्पेक्ट में बदल रही है तो क्या लिखूंगा मैं? सिंबल d/dt। जेड के रिस्पेक्ट में बदल रही है तो क्या सिंबल लिखूंगा? d/dz। अब हमने ऐसे 10 फार्मूले बनाए। पहला मैंने कांस्टेंट का बताया, d/dx कांस्टेंट कितना आ गया? 0। दूसरा फार्मूला मैंने बताया d/dx x टू द पावर n, वेयर n इज़ एनी नंबर, कांस्टेंट है वो, एक नंबर है। तो क्या आ जाएगा? n लिख लेंगे नीचे, तो n x टू द पावर n माइनस। तो क्या फार्मूला हुआ? जो ऊपर पावर है उसको कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे। और पावर ऊपर कितना कम कर देंगे? 1 कम कर देंगे। मैं अब आज इस पर ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, तो 6 फार्मूले देखो यही हो गए। साइन x का डेरिवेटिव cos x
कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स एंड कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। अब कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ माइनस नहीं लगाना है, ये बहुत आसान है। जो सी से स्टार्ट हो रहा है, जो सी से स्टार्ट हो, जैसे कॉस सी से स्टार्ट है तो उसका आंसर किस में है, माइनस में। कॉट किससे स्टार्ट है, सी से, उसके सामने क्या लगाना है, माइनस। एंड कॉसिक वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो उसके पहले क्या लगाना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में वो फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। तो ऐसे करके आप इसको पहले 2 बार 3 बार रफ में लिखिए, डेली एक बार का रूल बना लीजिए कि 4 दिन 5 दिन तक आप रफ में लिखेंगे, धीरे धीरे आपको सारे रिजल्ट जो है याद हो जाएंगे। तो ये अब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूले पढ़ा दिया। अब इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ लिख सकते हैं, ये हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख सकते हैं, है ना। सो हमें 4 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनका आगे काम आएगा। सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स या इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इम्पॉर्टेंट फार्मूले, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। सो फर्स्ट है सम के लिए, कि हमें 2 फंक्शन को एक साथ डिफ्रेंशिएट करना है। तो यदि आप 2 को एक साथ करना चाहते हैं तो आप मान लो उसके सम का करना चाहते हैं। सो f1 प्लस f2 को करना चाहते हैं तो df1 बाई डी एक्स प्लस df2 बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा। सेकंड d बाई डी एक्स, यहाँ f1 माइनस f2 हो जाएगा। सो df1 बाई डी एक्स माइनस df2 बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा। ये थर्ड है d बाई डी एक्स f1 इंटू f2 प्रोडक्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। ऐसे हो गया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, और उसको जोड़ दिया। भाई आपको 2 फंक्शन का लेना है, 2 फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो या तो दोनों फंक्शन का सम होगा, या तो दोनों फंक्शन का डिफरेंस होगा, या तो दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, या तो दोनों फंक्शन का क्या होगा, कोसेंट डिवीजन होगा, रेशियो होगा। सो मैं रेशियो वाला बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स F1 डिवाइड बाई F2। सो ये फार्मूला थोड़ा याद रखने में अच्छा रहेगा। F2 है, सो नीचे आप लिखेंगे F2 का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे F2, फिर यहाँ डी बाई डी एक्स F1 माइनस यहाँ लिखेंगे F1 डी बाई डी एक्स F2, बस हो गया। सो ये ध्यान रख लेंगे, अभी तुरंत इसका कोई काम नहीं आने वाला है। सो 10 रिजल्ट्स मैंने आपको पहले पढ़ाए और 4 रिजल्ट्स यहाँ पर पढ़ाए, तो इस तरीके से अपने पास टोटल 14 रिजल्ट्स हो गए। ऐसा नहीं है कि एक साथ फिजिक्स में हमारा काम आएगा, बट इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग, वर्थ प्रैक्टिसिंग। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बड़ी यूजुअल बात होनी चाहिए। इनमें से हम किसी के डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं। जो कोर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, 11th में तब भी नहीं पढ़ेंगे आप, या 11th में लास्ट में बेसिक या इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लोग पढ़ा देते हैं। सो ऐसे ले सकते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। सो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n पर हम क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, है ना। सो मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बताऊंगा आपको। सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन x टू द पावर n, ये हो जाएगा। सो इसमें जो है हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। सो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो पहला t बाई डी एक्स 5, इसको बताना। सो कैसे बताएंगे, 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो 5 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो कुछ होगा नहीं, देखो। सो डी बाई डी एक्स 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ये हो गया यहाँ पर। सेकेंड डी बाई डी एक्स 1/3, इसका बताना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। सो ये भी हम बहुत आसानी से बता पाएंगे। 1/3 इज कांस्टेंट, ये तो कोई वैल्यू चेंज होगी नहीं ना। सो जब कांस्टेंट है सो डी बाई डी एक्स 1/3 ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं। सो 5 हो गया, 1/3 हो गया, कोई भी यदि हमें कांस्टेंट दिया हुआ है तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। थर्ड मेरे को बताना है कि मैं तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्स टू द पावर n का फार्मूला क्या बताया था, यह मैं लिखता हूँ अभी, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n
तो यहाँ हो जाएगा n x टू द पावर, जहाँ पर भी आप फॉर वन लिखिए उस पेज में आप लिख लीजिए धीरे धीरे। कोई दुनिया में कैसे पढ़ता है अपने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपने तो फंडामेंटल तरीके से सब्जेक्ट सीखे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना फंडामेंटल समझते होंगे हम वो सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और मेमोरी पर भी अपने को जोर कभी भी नहीं आएगा। सो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, जहाँ पर n कोई एक नंबर होता है तो यहाँ पर n कितना है 3 है, तो नंबर हमारा कितना हो गया 3 हो गया। तो फार्मूले में क्या है, जो पावर है उसको पहले लिखेंगे नीचे। सो आप देखिए इसके सोल्यूशन में मैं आपको लिख रहा हूँ। सो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो यहाँ उसको नीचे लिख दिया 3 एक्स टू द पावर, और ये जो पावर है उसमें से एक माइनस करना है तो 3 माइनस 1 कर दिया। सो आप देखिए 3 तो ये रहा एक्स, 3 माइनस 1 2 हो गया। सो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब किसके इक्वल हो गया, 3x स्क्वायर के बराबर हो गया। एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं और आपको बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -5 ये कितना होगा। सो देखिए कितनी आसान सी बात है। यहाँ पर हम लिखूँगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -5, पावर कितना है -5, तो यहाँ लिखूँगा -5। तो यहाँ पर ऊपर n था तो नीचे पहले यहाँ n नीचे लिख लिया, फिर आप लिखेंगे x, तो x लिख दिया, फिर क्या लिखते हैं n-1, तो n की जगह कितना है -5 -1, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा -5 x टू द पावर -6, ये आ गया इस तरीके से। तो -5 x टू द पावर -6 हो गया। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि आप आसानी से बता पा रहे हैं। सो डी बाई डी एक्स मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कर देता हूँ इस तरीके से। अभी मैं सम वाली बात बताया था, सो साथ साथ कर लेता हूँ ना इसको। सो आप इसको इसकी वैल्यू निकालना है आपको। सो आप देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब है। सो यहाँ पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 2x टू द पावर 2 -1। धीरे धीरे आपको माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी माइनस कर लेंगे। ऊपर 3 आ गया तो 3 टू द पावर 3 -1। सो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। सो 2x प्लस 3x स्क्वायर आ गया। सो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर d बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 इसकी वैल्यू बताना है। सो आप बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि 4 का 0 कर दें, ये अकेला कांस्टेंट नहीं है, ये पूरा फंक्शन थोड़ा कांस्टेंट है। ये तो ठीक है हमने कांस्टेंट से उस फंक्शन को मल्टीप्लाई रखा, बट पूरा जो फंक्शन है दैट्स अ वेरिएबल, क्योंकि वहाँ x है और x वेरिएबल है, तभी तो हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4। अब आपको क्या बताया था कि इस पावर का नीचे मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है। सो ये 4 तो पहले से वो नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 4 और x टू द पावर कितना हो गया 4 -1। सो 4 इंटू 4 इज 16 इंटू एक्स क्यूब। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके डेरिवेटिव्स लगा सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे को लगता है। अब मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव बता रहा हूँ क्वेश्चन, जिनका हमारा काम पड़ता है ना। ठीक है, सो यहाँ पर हम अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, इवेल्युएट फर्स्ट डी बाई डी एक्स केवल x, ये कितना होगा है ना। सो सॉल्यूशन में आप लिखिए डी बाई डी एक्स एक्स का मतलब x पर पावर कितना है 1, तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई इंटू एक्स टू द पावर 1 -1, 1 -1 कितना हो गया 0, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 इस किसी पर भी पावर कितना होता है 0 1, सो 1 आ गया। सो इस तरीके से किसकी वैल्यू आ गई 1 की इक्वल हो गई। सो डी एक्स बाई एक्स इट इज़ 1। सो उस फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा 1 के इक्वल होगा। या मैं आप ऐसे लिख देता डी टी बाई डी टी, उसी के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाता 1 हो जाएगा। या मैं क्या लिख दूँ यहाँ डी वाई बाई डी वाई लिख दूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। सो उसी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा 1 के बराबर होगा। सो एक तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है ना, ये याद ही रखना है डी बाई डी एक्स, एक में 1 बाई एक्स का आपसे और पूछना चाहता हूँ। सो आप यहाँ पर बता सकते हैं डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स आ गया। अब डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स जो हम लिख रहे हैं उस 1 बाई एक्स में कैसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -1 है ना।
नीचे x टू पावर 1 है, ऊपर जाकर के -1 हो गया। अब आप जब लिखेंगे तो पहले तो पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू एक्स टू द पावर -1, सो आया कितना -x टू द पावर -2, सो आ गया कितना -1/x²। सो यहाँ हो जाएगा d/dx 1/x, सो d/dx 1/x इज इक्वल टू -1/x²। तो ये दो बातें, दो इक्वेशन आप याद रखिए, d/dx x, d/dt t, d/dy y, उसी के साथ ये हमेशा 1 होगा। d/dx 1/x, ये हो जाएगा कितना -1/x², d/dt 1/t। ज़्यादातर हमें दो तरह के डेरिवेटिव निकालना होगा, एक टाइम के रिस्पेक्ट में और एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो d/dt लिखेंगे, पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो अब वो पोजीशन आप x से लिखते हैं, y से लिखते हैं, z से लिखते हैं, या आप मान लेते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं तो r से लिखते हैं, है ना। सो हम तो सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में काम करते हैं 10+2 पर, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो d/dx कितना आ गया 1/x, जो -1/x के 1/x² की इक्वल हो गया। सो आप ये ध्यान रखना है अपने को, d/dx x का, ये dx/dx आप लिख सकते हैं। सो 1/x है तो -1/x² हो जाएगा। अब सपोज़ कि मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिख देता हूँ, d/dx 1/x², मैं आपका इससे इवैल्यूएशन कराना चाहता हूँ। सो आप देखिए कैसे लिखेंगे, d/dx x टू द पावर -2, नहीं अभी मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। सो d/dx 1/x², सो यहाँ हो जाएगा d/dx और एक इसकी इक्वल हो जाएगा d/dx, पावर ऊपर चला गया तो x टू द पावर -2 हो गया, बहुत आसान है। सो ये -2 यहाँ नीचे आ गया और x टू द पावर -2 -1 तो -3 हो गया। सो किसकी इक्वल हो जाएगा -2 पावर -3, या आप चाहें तो इसको नीचे लिख सकते हैं। सो किसके इक्वल हो जाएगा -2 डिवाइड बाई x³, इसके इक्वल हो जाएगा 4 d/dx √x, इसकी वैल्यू बताना है। सो आप बताएंगे, आसानी से आ जाएगा। सो d/dx, ये हमें कौन सी वैल्यू बताना है, √x की वैल्यू बताना है। तो √x, सो यहाँ कितना हो जाएगा d/dx, √x को लिखेंगे x टू द पावर हाफ, √x इज x टू द पावर हाफ। अब आप इसी को आगे सॉल्व करेंगे, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 तो नीचे आ गया और x टू द पावर 1/2 -1 आ गया। सो आप जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ पर आगे यहाँ बता देता हूँ, है ना। सो d/dx √x, सो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 1/2 और x टू द पावर 1/2 -1, ये किसके इक्वल हो जाएगा -1/2 के इक्वल हो जाएगा। समझाता हूँ मैं अभी ऐसे कैसे लिख दिया। अब पावर माइनस है तो ये प्लस में नीचे आ जाएगा। सो ये किसके इक्वल हो गया 1/2 टू द पावर x टू द पावर -1/2, 1/2 माइनस नीचे आगे कितना हो गया 1/2 के बराबर आ गया। सो 1/2 √x हो गया। ये आ गया। मैं वहाँ कैसे बताया था, यहाँ पर ये हमारा रफ चल रहा है ना, 1/2 -1, ये मैंने बताया -1/2 कैसे होगा। सो 2 एलसीएम ले लीजिए, 1 -2, सो किसके इक्वल हो गया -1/2 के इक्वल हो गया। कैसे आपको सॉल्व करना है आप देख लीजिए। छोटी छोटी बातों में भी हमें दिक्कत रहती है, बहुत सारे बच्चे 9th-10th पास करके आते हैं, लेकिन अपने को बेसिक लेवल पर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होना, छोटी चीज़ सॉल्व नहीं कर पाना, ये कोई ख़राब बात नहीं है। ख़राब बात यह है कि उसको डेवलप नहीं करना। अपने को यदि बेसिक बात भी नहीं आती, अपने 1/2 + 1/3 नहीं जोड़ पा रहे हैं और ऐसा हम अगले 2 साल तक भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो ख़राब बात है। यदि अपने को बहुत बेसिक कैलकुलेशन आता है तो उसको लिखें, उसको सॉल्व करें, नहीं आता है तो किसी से डिस्कस करें, लेकिन उसको सीख लें, क्योंकि एलिमेंट्री कैलकुलेशन के बिना हम अपनी साइंस को आगे कभी भी नहीं बढ़ा सकते हैं। सब मेरे लेक्चर में यदि कहीं बेसिक बात आएगी तो मैं तो निश्चित रूप से उसको बता दूंगा, मेरे को कोई समस्या नहीं होती बताने में। सो मैंने 2 एलसीएम ले लिया तो 1 - 2
और यहाँ मैंने कितना लिख दिया -1/2, इसीलिए 1/2 -1 को मैंने कितना लिख दिया -1/2। अब पावर ऊपर है तो मैं कहाँ ले आया उसको, नीचे की तरफ ले आया। सो मैंने यहाँ पर वो जो नीचे लाया है वो कैसे ले आया हूँ, आपको एक्सपोनेंट के रूल पता होंगे कि a⁻m है तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 1/a⁻m लिख सकता हूँ। तो जो ऊपर माइनस था वो नीचे आकर के प्लस हो गया। तो इस तरीके से बता सकते हैं, बस ठीक है। तो ये नीचे आ गया या रूट में आ गया। सो आप देखिए, आप इस रिज़ल्ट को भी याद रखिए। कुछ आपको रिज़ल्ट अभी मैं लिखा दूंगा, क्या याद रखना है, d/dx √x किसके इक्वल हो गया 1। कुछ फ्रिक्वेंट हैं जो बार बार आएंगे, तो जो फ्रिक्वेंट है बार बार आएंगे तो आप क्वेश्चन लगाते समय फार्मूला क्यों लगाएंगे, आप तो सीधे लिखेंगे ना, d/dx कांस्टेंट है तो 0, d/dx x है तो 1, d/dx 1/x है तो -1/x², और d/dx √x है तो 1/2 √x। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको ज़रा करा के देखता हूँ। तो d/dx 1/√x ये बताना है। पहले मैं क्वेश्चन लिखूँगा और यहाँ सॉल्यूशन भी लिखेंगे। d/dx 1/√x ये किसके बराबर होगा। सो देखो, पावर तो x⁴n है तो उसको जाना तो ऊपर ही पड़ेगा, तो √x का मतलब पावर 1/2, तो ऊपर चला गया तो कितना हो गया -1/2 आ गया। अब -1/2 x⁴ -1/2 -1 याद होगा आपको, x⁴n तो n का नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर n -1, तो ये n-1 हो गया। सो -1/2 x⁴ -3/2, सो -1/2 एंड x⁴ 3/2, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कुछ नोट करके आपको लिखा देता हूँ, है ना। नोट का मतलब आप ऐसे ही कॉपी में भी नोट बनाएंगे वहीं पर। तो आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने पढ़ा। इंपॉर्टेंट नोट ये पढ़ा कि d/dx x है तो इसको क्या लिखूँगा 1, और क्या पढ़ा d/dx 1/x है तो इसको कितना लिखूँगा -1/x²। थर्ड d/dx यहाँ पर कितना है √x, सो 1/2 √x। ऐसे एक नोट और मान लीजिए आप, d/dx ये कांस्टेंट है तो उसको क्या लिख देंगे 0। सो इस तरीके से ये आप जो है ध्यान रखिए, कभी डिफ्रेंशिएशन आए तो आप फार्मूले की जगह इसको यूज़, x नहीं है तो t होगा तो बाकी चीज़ें t से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको x⁴n का डिफ्रेंशिएशन करा दिया। अभी फार्मूले प्रोडक्ट वाले, कोसेंट वाले ये भी बाद में करेंगे। तो हमने x⁴n वाले क्वेश्चन आपको करा दिया। अब मैं आपको जो है dx/dt निकलवाना चाहता हूँ आगे क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड dx/dt। इसका क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt। सो फर्स्ट है x की जो वैल्यू है वो t³ + t² + t + 4 ये दिया हुआ है। सो बहुत आसानी से बता पाएंगे हम तो इसको, dx/dt लिखेंगे, dx/dt तो यहाँ पर d/dt लिखा मैंने और x की वैल्यू पुट कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी है t³ + t² + t + 4। अब t³ है तो 3 ऊपर है तो 3t, 3 - 1 कितना हो गया 2, 3t²। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पावर कितना है 2, तो 2 यहाँ नीचे आ गया, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो 2t हो गया। t का मैंने अभी बताया था उधर, dt/dt कितना होगा 1, और 4 क्या है कांस्टेंट 0। सो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 3t² + 2t + 1। सो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ यूज़ कर लिया, एक तो d/dt t, ये कितना यूज किया है 1 लगा दिया था, ये भी मैंने आपको पीछे सिखाया था। बाकी सारी चीज़ें और कांस्टेंट की वैल्यू क्या ले लिया है 0 ले लिया है। सो आप देखिए यहाँ पर हो गया। सेकंड x की वैल्यू कितनी है t² + 1/t है, मान लो मेरे पास ऐसा फंक्शन दिया हुआ है।
सो हम आराम से बता पाएंगे डी एक्स बाई डी टी, सो इट इज़ डी बाई डी टी, और ये हो है किसके इक्वल, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी के इक्वल है। सो टी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2t, और 1 बाई टी किसके इक्वल है, -1 बाई टी स्क्वायर के। अभी मैंने आपको बता रखा है, अलग अलग दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना। टी स्क्वायर को करेंगे तो कितना होगा, पावर 2 है तो नीचे आ जाएगा, 2 - 1 1 होता है, 2t 1 लिखा नहीं, और 1 बाई टी का भी मैंने आपको पीछे समझाया। कभी भी अपने को दिक्कत हो तो आप साथ साथ में लिखते रहिए। आप चूँकि पहली बार पढ़ रहे हैं सो आपको इसको सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट बाई प्रैक्टिस आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो -1 बाई टी स्क्वायर मैंने इसको लिखा है। क्यों मैंने ऐसे लिखा है, फार्मूला हमारे पास केवल कितना होता है, x टू द पावर n ही होता है। सो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको ये सिखा दिया कि dx बाई dt कैसे निकालेंगे। सो पहला x कितना लिया था, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4, तो टी क्यू लिखा तो 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर लिखा तो 2t, टी की वैल्यू 1 और 0, तो यहाँ आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और dt बाई dt कितना होगा 1, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी लिखा मैंने। सो इस तरीके से हम सॉल्व करके इसको बता पा रहे हैं। थर्ड में x की जो वैल्यू है वो कितनी है, t प्लस 1 बाई टी प्लस रूट टी। अब इन सब तीनों बातें मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है। सो आप कुछ भूल गए हैं तो आप पीछे से रिफ़र करिए डी बाई डी टी। सो यहाँ पर डी बाई डी टी है, ये t प्लस 1 बाई टी प्लस किसके इक्वल है, रूट टी के इक्वल है। सो डी टी बाई डी टी कितना था, 1 पावर 1 बाई टी का कितना था, -1 बाई टी स्क्वायर, और रूट टी का किसके इक्वल है, 1 बाई 2 रूट टी के इक्वल है। अब यदि आपको इसमें अभी कोई भी बात प्रैक्टिस नहीं है सो आप उधर से जो है देख सकते हैं। सो मैंने क्या क्या यूज़ कर लिया, डी टी बाई डी टी की वैल्यू कितनी लिख दिया मैंने, 1, डी बाई डी टी 1 बाई टी कितना हो गया है, -1 बाई टी स्क्वायर, और आगे डी बाई डी टी इधर की तरफ रूट टी, सो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट टी के इक्वल हो जाएगा। सो अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव सिखा देता हूँ, है ना। सो डिफरेंशिएशन ऑफ टी फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ टी फंक्शंस, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इवेल्युएट, इनकी वैल्यू निकाला जाए। सो पहला डी बाई डी टी 3 साइन टी, इसका बताना है। सो आसानी से बता सकते हैं, डी बाई डी टी 3 साइन टी, तो 3 तो कांस्टेंट ही है, ये तो बाहर ही आ गया, है ना। अकेला कांस्टेंट 3 होता तो 0 लिख देते, बट 3 है तो ये तो बाहर आ गया, इसका तो कोई डेरिवेटिव होगा नहीं, तो चेंज होगा नहीं। बचा क्या, साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, कॉस टी के इक्वल होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो 3 साइन टी का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3 कॉस टी हो गया, साइन के डेरिवेटिव कॉस, 3 आ गया हमारा बाहर। अब यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी टी, यहाँ पर 3 साइन टी प्लस 4, यदि मेरे को ये बताना है। सो आसान है एकदम। सो डी बाई डी टी क्या चीज़ बताना है, 3 साइन टी प्लस 4, तो 3 साइन टी 3 तो ही रहा, साइन का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, कॉस टी के, एंड 4 तो कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया, 0। इसलिए ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये जो हमारे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वैल्यू विल बी इज इक्वल टू 3 कॉस टी। थर्ड में डी बाई डी टी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 कॉस टी माइनस 4 साइन टी, ऐसे लिख दिया। सो आप यहाँ पर भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। डी बाई डी टी हमारे पास यह है कितना, 3 सॉल्यूशन का पार्ट है, यहाँ सॉल्यूशन लिख लो, 3 कॉस टी माइनस 4 साइन टी, ऐसे लिखना है। सो कॉस का डेरिवेटिव था कितना, माइनस साइन, तो ये तो माइनस साइन हो गया, 3 है। सो -3 कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो -3 साइन टी, और माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, -4। ये सब आप कहीं अटक जाते हैं, एक सीट में फार्मूला 10 लिख के रख लीजिए, अभी देख देख के लगाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हमारी प्रैक्टिस हो गई है वैसे आपकी भी हो जाएगी। दुनिया में यदि एक इंसान सीख पा रहा है तो दूसरा इंसान क्यों नहीं सीख पाएगा। हाँ, समय लग सकता है, आपकी अपनी लर्निंग एबिलिटी कितनी है
कितना आप जल्दी ग्रास्प करते हैं, कितने लंबे टाइम तक आप उसको दिमाग में रख पाते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि किसी दुनिया में किसी एक इंसान को कोई सब्जेक्ट आता हो तो दूसरे को कैसे नहीं आ सकता है। बट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा। हम सिर्फ वो मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसके बिना हमारा फिजिक्स का काम नहीं चलेगा। यदि हम इस मैथमेटिक्स को अवॉइड कर देते हैं तो हम फिजिक्स नहीं सीख सकते हैं, ये आप ध्यान रख करके चलें। ऐसे हम कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं जिसका हमारा फिजिक्स में काम नहीं आएगा। दिस इज़ इसेंशियल मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं। सो 3 cos t देखा, cos का डेरिवेटिव कितना था -sin t, देखो मैंने -sin t 3 था तो 3 ही रहा। कांस्टेंट में तो कुछ नहीं कर सकते, अकेला कांस्टेंट होता तो 0 कर देते। फिर यहाँ -4 था, देखिए -4 यहीं रहा, साइन का डेरिवेटिव कितना कर दिया, cos के इक्वल कर दिया। इस तरीके से यदि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो थर्ड में है, थर्ड में लिख देता हूँ मैं कि d/dt यहाँ पर sin t और -cos t ये निकालना है एट t = π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री। ये वैल्यू दे दिया, हमें वैल्यू भी दे सकता है। तो आप देखो, पहले तो मैं पूरा क्वेश्चन ही लिखता हूँ क्या निकालना है। तो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा, तो d/dt sin t, फिर इधर लिखा मैंने -cos t। ये है, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा ये लिखेंगे ना। तो साइन के डेरिवेटिव कितना बताया था मैंने आपको, cos, तो साइन के, और cos का क्या होता था माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, ये साइन हो गया, ये तो डेरिवेटिव हो गया। अब मेरे को वैल्यू कहाँ बताना है, एट t = π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो यदि आप इस π/2 पर वैल्यू लिखेंगे तो उसी के इक्वल कर देता हूँ मैं। सो cos t की वैल्यू यहाँ π/2, आपको रेडियन लिखने में दिक्कत है आप डिग्री लिख सकते हैं, है ना, फंक्शन के आगे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो cos π/2, π/2 ये बता रखा है मैंने आपको, π/2 किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो cos 90 कितना बताया गया है आपको 0, और sin 90 कितनी बताया गया 1। सो वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, -1 की इक्वल हो गई। तो ये जो डेरिवेटिव है d/dt sin t -cos t, ये t = π/2 पर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी गिवन वैल्यू पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो साइन कॉस का हमारा काम ज़्यादा पड़ेगा। tan वाले फंक्शन भी ले सकते हैं बट बहुत कम, tan है, सेक है, इनके डेरिवेटिव हमारे फिजिकली कम आएंगे। मैथमेटिक्स में तो हम मैथमेटिकल फंक्शन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको साइन और कॉस के अलावा आगे और कोई चीज़ नहीं आएगी। तो अभी ये बेसिक इक्वेशन पढ़ें, इसके बाद अभी आगे फंक्शन और फंक्शन पढ़ेंगे। देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनको अभी हम आगे चल करके सीखेंगे। तो यदि हमें किसी वैल्यू पर निकालना है d/dt sin t -cos t, तो मैंने कोई वैल्यू दे करके आपको निकलवा दिया। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो हम यहीं पर कुछ और वैल्यू ले लेते कि भाई इसी की वैल्यू आप जो है 0 डिग्री पर निकालिए, 180 डिग्री पर निकालिए, तो हम उसकी वैल्यू रख सकते थे। सो हम इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ऐसे कई प्रैक्टिस सेशन हम लोग ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट हमें बताना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हो सकता है कि अभी आप एक्सपोनेंशियल नहीं जानते हो कि एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है। सो अब आगे मैं आपको बताऊंगा, सीरीज एक्सपेंशन में सिखा दूंगा कि एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है। सो मेरे को एक्सपोनेंशियल का फंक्शन e to the power x, e to the power -x, e to the power t, e to the power -t इस तरीके से बताना है, जहाँ e एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो ये एक कांस्टेंट है, एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। ये ज़रूरत पड़ने पर सब अपने को आ जाएगा, अभी तो हम केवल फार्मूला सीख रहे हैं, है ना। सो क्वेश्चन है इवेल्युएट। सो इवेल्युएट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट d/dx और 4 e to the power x को। सो आप देखिए सोल्यूशन में कैसे बता सकते हैं, d/dx 4 e to the power x यहाँ है। सो 4 तो कांस्टेंट ही है, इसका तो कुछ हुआ नहीं। i to the power x का डेरिवेटिव कितना बताया था, e to the power x बताया था, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है। d/dx e to the power -x मान लो निकालना है। सो ये आप ध्यान रखना, माइनस ऊपर रहते हैं, माइनस लिख लेना, i to the power -x। ऐसा क्यों होगा, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन में आपको अभी आगे चल के सिखाऊंगा। अभी आप ध्यान रखिए, एक्सपोनेंशियल के पावर में ऐसा कर सकते हैं, d/dx e to the power x प्लस
ई टू द पावर -x, इसका डिफ्रेंशिएशन बताना है। सो इसका डिफ्रेंशिएशन बता सकते हैं बहुत आसानी से हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ मैंने जो हम पॉलिसी फॉलो करते चले आ रहे हैं उसी पर काम करें। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे d/dx ई टू द पावर -x। सो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे या ई टू द पावर -x ऊपर ही लिख देंगे, इसी तरह इसका लिखना है। सो मैं यहाँ लिखा सॉल्यूशन d/dx ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर -x। सो ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x और ई टू द पावर -x का माइनस ई टू द पावर -x। बस आप ये ध्यान रख लीजिए। सो आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। d/dx ई टू द पावर -x प्लस 4 ई टू द पावर -x, नहीं ई टू द पावर x कर लेता हूँ, ई टू द पावर x प्लस 3 इसका बताना है। सो तो मैं यही डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x हो गया, माइनस तो नीचे ही आता है तो -4 ई टू द पावर -x और प्लस 3 है तो क्या हो गया 0। तो कितना हो जाएगा ई टू द पावर x -4 ई टू द पावर -x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डेरिवेटिव बता सकते हैं। सो मैंने आपको किसका डेरिवेटिव बता दिया, अलजेब्रिक फंक्शन x टू द पावर n, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक लॉग का और है, सो लॉग वाला डेरिवेटिव भी पढ़ लेते हैं, है ना। लॉग कभी काम पड़ जाएगा। सो लॉग क्या है ये सब मैं आपको अभी आगे सिखा दूंगा, बट अभी मैं तो आपको डेरिवेटिव बता देता हूँ। जिन जिन चीज़ों का काम पड़ेगा ना वो आपको सब बता दिया जाएगा, आप इनमें बहुत ज़्यादा फिजिकली विजुअलाइज नहीं करें। डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं लॉग फंक्शन। तो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, d/dx लॉग किसी न किसी बेस पर होता है, बेस e है, से किसकी इक्वल होता है 1/x को। इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखता हूँ, d/dx लॉग बेस e नहीं लिख करके सिंपली ln लिख देते हैं, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 1/x के। तो अभी आप ये रिजल्ट याद रखिए, इसका जो है कहाँ पर काम पड़ेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे। सो इवेल्युएट लॉग क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, ये मैं आपको एक्सपोनेंट्स पढ़ाते समय सिखा दूंगा। तो फर्स्ट है हमारे पास d/dx और यहाँ 3 ln x, इसका बताना है। तो आप आराम से बता सकते हैं d/dx 3 ln x। तो 3 तो कांस्टेंट ही है और log x का डेरिवेटिव कितना है 1/x, तो 3 × 1/x जो किसकी इक्वल हो जाएगा 3/x के बराबर हो जाएगा। सो इट इज़ 3/x। सेकंड d/dx यहाँ पर आ जाएगा 4 log x प्लस 3, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 4 log x का 1/x, 3 का कितना 0 कांस्टेंट है, आपके लिए कांस्टेंट आएगा तो 0, तो कितना हो गया 4/x का इक्वल हो गया। इसके अलावा हमारा कोई लॉग का काम नहीं पड़ने वाला है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। अब मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ये फंक्शन हो गया d/dt, यहाँ पर 4 log t प्लस 3 e टू द पावर t, इसका बताना है। सो मैं यहीं पर पहले लिख ही देता हूँ सॉल्यूशन, फिर लिख लेते हैं। सो ये dt है तो यहाँ पर t लिखना पड़ेगा, t नहीं है तो मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा। d/dt यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 log t प्लस 3 e टू द पावर t। अब log t का डेरिवेटिव कितना है 1/t, सो इट इज़ 4/t प्लस 3 e टू द पावर t का e टू द पावर t था तो 3 e टू द पावर t। इस तरीके से सारे बेसिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स आज ख़त्म हो गए। अब अगले कई दिन तक इनके एप्लीकेशन, इनकी वैल्यू निकालना, इन पर मैं आपको DBPs बना के दे दूँगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके इसको कर सकते हैं।